वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रिजमॉन। और ये जो है एक नई सीरीज़ है इंग्लिश वोकैब सीरीज़ में सिनोनिम्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, भिन्न भिन्न अर्थ वाले समानार्थक शब्द। तो इसका ये एपिसोड 1 आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब भी इंग्लिश में सिनोनिम्स यूज़ करते हैं तो सिनोनिम्स जैसे मान के चलिए मैंने अबैंडन बोला, तो अबैंडन का मतलब त्यागना होता है या छोड़ देना होता है। आप लीव भी बोल सकते हैं, आप डिज़र्ट भी बोल सकते हैं, आप रिलैंक्विश भी बोल सकते हैं। लेकिन किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जाए, यानी कि कौन सा वर्ड, हालांकि ये सभी सिनोनिम्स है लेकिन राइटिंग में या जब हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या बुक्स में, तो वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पे बिठा हुआ होता है, या यूँ कहूँ कि यूज़ होता है। तो वो किस बेसिस पे वो यूज़ किया जाता है, मैं इस बारे में ही आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फटाफट स्लाइड में देखते हैं। देखिए जो पहली स्लाइड है यहाँ पे, इसमें है ये पहली स्लाइड है, इसमें यहाँ पे है अबैंडन, डिसॉर्ट, फॉरसेक, क्विट, रिलिंक्विश। तो मैंने अभी बताया कि पांचों एक दूसरे के सिनोनिम है और इसका मोटा मोटा जो अर्थ होता है वो होता है छोड़ देना या त्याग देना। लेकिन अगर इसके हम माइनर डिफरेंसेस के बारे में बात करें कि हर एक जो वर्ड होता है वो अपने आप में एक उसकी जगह होती है और वो उसी जगह यूज़ किया जाता है, या मैं कहूँ कि उसी जगह वो सटीक अर्थ लगाकर अपने आप को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। अब देखिए मैंने बताया जैसे मोटा मोटा अर्थ होता है छोड़ देना, लेकिन अब इसके हम बारीकियों को समझ रहे हैं कि एक एक वर्ड अपने आप में क्या बारीकियां रखता है। ठीक है, तो अबैंडन का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। मैं अगर डिजर्ट की बात करूं तो इसका मतलब होता है फर्ज, कर्तव्य आदि से बचने के लिए दूर होना या भागना या छोड़ भागना। देखिए अबैंडन डिजर्ट में फ़र्क क्या है। अबैंडन का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना, कोई चीज़ जो है वो हमेशा के लिए आपने छोड़ दिया उस काम को। ठीक है, वो अबैंडन में आ गया। और अगर मैं डिजर्ट की बात करूं तो फ़र्ज या कर्तव्य आदि से भागने के लिए, मतलब आदि से भागना, मैं कह सकता हूं कि फ़र्ज वगैरह से भागना, अपने फ़र्ज से भागना, अपने कर्तव्य से भागना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, तो वहां पे आप डिजर्ट यूज़ करते हैं उस भागने के लिए। ठीक है, फॉरसेक किसी प्रिय वस्तु या वस्तु से संबंध तोड़ लेना। कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु है आपका, कोई फेवरेट थिंग और पर्सन, उसको छोड़ देना। ठीक है, या उससे नाता तोड़ लेना, तो आप उस केस में फॉरसेक का यूज़ करेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्विट। क्विट मतलब होता है स्थान या निवास छोड़कर चल देना या हट जाना या स्थान छोड़ना या खाली करना। जैसे हम लोग बोलते हैं गेम, गेम में हम बोलते हैं यार मैं अब क्विट कर रहा हूँ इस गेम को, अब मुझे आगे नहीं खेलना है। तो उस क्विट का मतलब होता है कि मैं अब जगह अपनी खाली कर रहा हूँ या अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं रिलैंक्विश की। तो रिलैंक्विश मतलब है ज़रूरत या मजबूरी के कारण। ध्यान दीजिए, ज़रूरत या मजबूरी में कोई मनपसंद चीज़ या इंसान को छोड़ देना, तब आप उस केस में अबैंडन, डिजर्ट, फॉरसेक, क्विट के बजाय रिलैंक्विश का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें यस, नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास है अडॉन, ब्यूटिफाई, बेदक, डेकोरेट, एम्बलिश। ये पांचों एक दूसरे के सिनोनिम है और इसका मोटा मोटा अर्थ होता है सजाना। ठीक है, सजाना या सौंदर्य बढ़ाना कह सकते हैं। ठीक है, सुंदर बनाना कह सकते हैं, ज़्यादा सुंदर बनाना है सजाना। ठीक, अब इनकी बारीकियों को देखते हैं कि इनके अर्थ में कितनी बारीकियां हैं आपस में। अडॉन, अडॉन का मतलब होता है एक चीज़ का अपने सौंदर्य से, ध्यान दीजिए, एक चीज़ का अपने सौंदर्य से किसी दूसरी चीज़ का सौंदर्य बढ़ाना, यानी कि एक चीज़ जो अपने आप में खूबसूरत है और वो चीज़ जब दूसरे से ऐड हो गई तो वो दूसरी चीज़ भी खूबसूरत हो गई, तो ऐसे केस में हम अडॉन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सौंदर्य बढ़ाना, खास करके, अब देखिए इसका भी अर्थ सौंदर्य बढ़ाना है, उसका भी अर्थ सौंदर्य बढ़ाना है, लेकिन ब्यूटीफाई में खास करके क्या है कि बदसूरती को ढकने के लिए, अगलीनेस को ढकने के लिए जब हम यूज़ करते हैं सौंदर्य बढ़ाने का, तब हम ब्यूटीफाई को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बीडेक। बीडेक मतलब होता है दिखावटी चीज़ों से सजाना। जो दिखावटी चीज़ें हैं, जो आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं सजाने के लिए, उनके दम पे उसको सुंदर बढ़ाना, मतलब सुंदर बनाना किसी चीज़ को। ठीक, आप ऐसे केस में बी डेक का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डेकोरेट, दूसरी चीज़ों की मदद से अधिक सुंदर बनाना या सजाना। सेम अडॉन पहले वाले की तरह आ गया कि एक चीज़ का अपनी खूबसूरती से दूसरी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाना, लेकिन इसमें डेकोरेट में क्या है कि सिर्फ एक खूबसूरती नहीं है, आई मीन एक चीज़ नहीं है, इसमें क्या है कई सारी चीज़ें हैं। डेकोरेट में कई सारी चीज़ों की मदद से किसी एक चीज़ को या किसी और अधिक चीज़ों को सुंदर बनाया जाए, तो ऐसे केस में हम डेकोरेट का यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में है एम्बलिश। एम्बलिश का मतलब होता है किसी के सौंदर्य वर्धन में सहायक होना, तो ये खास करके लिविंग थिंग्स में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं, लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज़ करें एम्बलिश का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, नेक्स्ट में अपने पास है काम, पीसफुल, प्लेसिड, सीरीन एंड ट्रैंक्विल। काम, पीसफुल, प्लेसिड, सीरीन एंड ट्रैंक्विल। अब देखिए इन सब का मोटा मोटा अर्थ क्या होता है, शांत या शांति, ठीक है। काम जिसमें किसी प्रकार की अशांति ना हो। अब देखिए यहाँ पे की जो है ये मैंने अभी गलत लिख दिया है, मिस्टेक हो गया है मुझसे। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, हिंदी की चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, हिंदी के शब्द को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जिसमें किसी प्रकार की अशांति ना हो, ऐसे शांत मन वाला, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे काम। अगर ऐसे में शांत आता है, जैसे हम बोलते हैं काम माइंड, ठीक है, शांत मन या काम माइंडेड पर्सन, शांत मन वाला व्यक्ति, ठीक है, तो ऐसे केस में हम शांत के लिए काम का यूज़ कर सकते हैं। पीसफुल का यूज़ करेंगे अव्यवस्था से रहित, यानी कि अव्यवस्था से मैं कहूँ कि जिसके मन में किसी तरह का शोर वो नहीं है, किसी तरह का कोलाहल नहीं है, वो शांतपूर्ण, ठीक है। मन की बात करूं, चाहे मैं जैसे हम बोलते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो शांतमयी वातावरण या शांतपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण, तो वहाँ पे किसी तरह की अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे शांत के लिए पीसफुल। हम काम एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, हम काम नेचर नहीं बोल सकते हैं, हम पीसफुल नेचर कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसी तरह से प्लेसिड है, स्वभाव से शांत रहने वाला या आवेश या उमंग में ना आने वाला। देखिए अब प्लेसिड है, इसमें तीन तरह के लक्षण है क्या, एक तो स्वभाव से शांत है, बाय नेचर वो शांत रहेगा, ठीक है। आवेश, आवेश मतलब होता है अग्रेसिव ना होने वाला, ठीक है, आवेश का मतलब होता है अग्रेसिव ना होने वाला, उग्र ना होने वाला, ठीक है, क्रोधी ना होने वाला, उसको जल्दी क्रोध ना आता हो, ठीक। और उमंग, जल्दी एक्साइट ना होता हो, किसी चीज़ के लिए जल्दी एकदम उतावला ना होता हो, ठीक है। तो आवेश और उमंग में ना आने वाला और स्वभाव से शांत रहने वाला, कह सकते हैं एक तरह का योगी, ठीक है, एक तरह का योगी कह सकते हैं। तो शांत आत्मा, देखिए वो आत्मा ही शांत है, कितना सुंदर यहाँ पे शब्द लिया गया है प्लेसिड के लिए, शांत आत्मा। भाई वो आत्मा पूर्ण रूप से शांत है, कैसे शांत है, क्योंकि एक तो स्वभाव से शांत है ही है, और ना उसमें आवेश है ना उसमें उमंग का कोई फर्क पड़ता है। तो ऐसे केस में हम प्लेसिड यूज कर सकते हैं उस शांत के लिए, ठीक है। एक होता है सीरीन। अब सीरीन का अर्थ होता क्या है, शांत तथा प्रसन्न रहने वाला। एक तो शांत है और ऊपर से प्रसन्न भी है, ये दो चीजें अगर आपको दिख जाए तो ऐसे केस में आप सीरीन का यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है स्थायी शांति से युक्त। शांति तो है लेकिन स्थायी शांति, एक होती है अस्थायी शांति। अब मन विचलित हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन से ठीक कर रहे हैं, फिर वापस वही स्टेज में पहुंच जा रहे हैं आप। और एक होता है स्थायी शांति, ठीक है, जो योगियों के पास होती है, ऋषियों के पास होती है, जो एक मेडिटेशन से, एक प्रॉपर मेडिटेशन से आती है, तो वो स्थायी शांति। अगर ऐसी शांति का हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में, तब हम ट्रैंक्विल यूज़ कर सकते हैं, और इसे एक वर्ड में प्रशांत कहा जा सकता है, प्रशांत, ठीक है। नाम आपने सुना होगा, प्रशांत लोगों के नाम रहते हैं, तो प्रशांत का हिंदी अर्थ क्या होता है, स्थायी शांति, ठीक है, चिर शांति बोल सकते हैं कि वो शांति बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फिर उतावला हो रहा है, फिर आवेश में आ रहा है, फिर उमंग में आ रहा है, नहीं, वो एक तरह से बराबर शांत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है केयर, एंग्जाइटी, कंसर्न, सॉलिसिट्यूड एंड वरी। इन सब का मोटा मोटा अर्थ है फिक्र कह सकते हैं हम, ख्याल कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ मोटा मोटा अर्थ है। लेकिन अब बारीकियों पे ध्यान दें तो बारीकियां क्या है। केयर मतलब होता है आशंका होने पर किसी की सुरक्षा भावना के संबंध में होने वाली फिक्र। आशंका है, भाई मुझे डाउट हो रहा है कि यार वो पता नहीं वहाँ ठीक होगा या नहीं होगा,
वो वहाँ के जलवायु में, वहाँ के मौसम में घुल मिल पाया होगा, नहीं पाया होगा, पता नहीं, बीमार पड़ गया होगा। तो ये केयर है, क्या है, ये आशंका हो रही है, ठीक है। जैसे माँ को अपने बच्चे की आशंका में मतलब केयर रहता है कि बच्चा विदेश गया है पढ़ने के लिए, तो पता नहीं कैसा होगा, खा पी रहा होगा, नहीं खा, तो ऐसे में क्या है, वो केयर है। तो जो वहाँ पे फ़िक्र है, वहाँ जो ख़याल है, उसके लिए हम केयर वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब है ऐसी सोच जिसमें किसी भय आदि से मस्तिष्क क्षुब्ध हो रहा हो। अब ये शुब्ध का मतलब क्या है, एक तरह से कह सकते हैं बेचैन हो रहा हो, ठीक है। मतलब किसी काम में मन न लगना, तो मस्तिष्क शुब्ध रहना, एक तरह की बेचैनी। तो एंग्जाइटी क्या है, एक ऐसी सोच होती है जिसमें किसी भय आदि के कारण जो ब्रेन है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता, वो सही ढंग से वर्क नहीं करता है, वो प्रॉपर एक ही नेगेटिव सोच में लगा हुआ रहता है। तो ऐसे केस में हम एंग्जाइटी यूज़ करेंगे। कंसर्न, देखिए कंसर्न में क्या फ़र्क है कि किसी की रक्षा के निमित्त, किसी की रक्षा के लिए, ठीक है, भाई उसे डर है कि कोई हमला ना कर दे मतलब उसके प्रियजन पर, या कोई भी होगा, ठीक है। अब केयर और कंसर्न में फ़र्क समझिए कि एक तो पहले वाले में क्या है, सुरक्षा भावना के संबंध में होने वाली फिक्र, आशंका, और जो कंसर्न है वो क्या है कि पक्का पता है भैया कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है। तो वो जो रक्षा के निमित्त, रक्षा के कारण मन में जो एक तरह की बेचैनी उठती है, उसके प्रति ख्याल आ रहा है, उसका उसकी फिक्र सता रही है, ठीक है। तो ऐसे में हम कंसर्न यूज़ करेंगे, जिसका एक वर्ड में हम कह सकते हैं जैसे उद्विग्नता, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड मतलब किसी के सुख सुविधे का रखा जाने वाला ध्यान। देखिए ये पॉजिटिव में है, ये किसी नेगेटिव में नहीं है, कि किसी तरह की बेचैनी का नहीं है, किसी तरह की फिक्र का नहीं है। ये क्या है कि किसी की सुख सुविधे का रखा जाने वाला ध्यान। भाई कोई आपके यहाँ पे गेस्ट आया है और आप उसके सुख सुविधे का रखा जाने वाला ध्यान रखेंगे भाई, सही ढंग से पता नहीं वो यहाँ पे एडजस्ट हो पा रहा है नहीं, ठीक है, कमरा कैसा है या फिर खान पान कैसा है, आप इस बारे में चिंतित रहेंगे कि पता नहीं उसे पसंद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, सुख सुविधे का आप ख्याल रख रहे हैं। तो ऐसे में आप सॉलिसिट्यूड कह सकते हैं, आप उसे कंसर्न में नहीं कहेंगे, आप उसे केयर नहीं कहेंगे, आप उसे सॉलिसिट्यूड कहेंगे। वहाँ पे सॉलिसिट्यूड वर्ड ज़्यादा सटीक बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वरी। ये आमतौर पर पता ही है, ऐसी चिंता जिसमें घोर मानसिक कष्ट हो, ठीक है। घोर मानसिक कष्ट हो मतलब क्या, कि एक तरह का कष्ट जो है आपके दिमाग में बना हुआ है। एक चिंता क्या है कि एक तरह की बनी हुई रहती है आपके दिमाग में। तो ऐसी चिंता जिसमें घोर मानसिक कष्ट हो, या दुश्चिंता कह सकते हैं, वो है वरी। केयर और वरी में बहुत बड़ा फर्क है, देखिए, ठीक है। ये किसी सुरक्षा भावना के संबंध में होने वाली फिक्र है, और वरी में क्या है कि भाई आप खुद में ही उलझे हुए हैं, आप खुद में ही लिपटे हुए हैं, आप खुद के दुखों में उलझे हुए हैं, आप खुद के गम में उलझे हुए हैं, तो वहाँ पे आप वरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वर्ड यूज़ किया है, तो कौन सा वर्ड यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, उस आर्टिकल का टोन क्या है, उस पैराग्राफ का टोन क्या है, जो लेखक है वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये सब आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि इन सिनोनिम्स में जो बारीकियाँ हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 स्लाइड हमारी हो चुकी है और ये आखिरी स्लाइड है। देखिए, कैरी, बेयर, कन्वे, ट्रांसमिट एंड ट्रांसपोर्ट। कैरी, बेयर, कन्वे, ट्रांसमिट एंड ट्रांसपोर्ट। और इसका मतलब क्या होता है, संप्रेषण कह सकते हैं, या एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये मोटा मोटा मीनिंग होता है। अब आते हैं बारीकियों पे। तो देखिए, कैरी का मतलब होता है उठाकर या लाद कर, या कहूँ कि किसी साधन द्वारा कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। आप या तो उठा कर ले जा रहे हैं, या फिर लाद कर ले जा रहे हैं, या फिर किसी साधन द्वारा कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, कैरी करके ले जा रहे हैं। बोलते हैं ना भाई कैरी बैग चाहिए, तो कैरी बैग चाहिए क्यों चाहिए, कि वो बैग में अपना सामान रख के हमको कैरी करना है, जो भी हमने सब्जी लिए, जो भी हमने मसाले लिए, ग्रोसरीज लिए, कुछ भी लिए, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, कुछ भी लिए, तो कैरी बैग चाहिए, दुकानदार से हम मांगते हैं। तो क्यों मांगते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर या लाद कर हम ले जाएंगे, ठीक है। आते हैं बेयर पे। बेयर का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण या भारी वस्तु को ले जाना। कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कोई फेवरेट थिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, या कोई भारी वस्तु है, उसको ले जाना। जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जिम्मेदारी वहन करना, जिम्मेदारी उठाना। तो यहाँ पे जिम्मेदारी का जो उठाना वर्ड है ना, इसके लिए भी हम लोग बेयर को यूज़ करते हैं, BER, इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर करना, ठीक।
तो किसी महत्वपूर्ण या भारी वस्तु को ले जाना। भारी वस्तु का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अपने आप में एक डीप थिंग है, एक डीप एक्शन है, ठीक है, जिम्मेदारी वहन करना, तो इसलिए हम यहाँ पे बेयर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्वे। कॉन्वे मतलब होता है किसी साधन द्वारा ले जाना या पहुँचाना। कोई चीज़ कॉन्वे कर रहे हैं, किसी साधन द्वारा एक जगह ले जा रहे हैं या फिर पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब है किसी निमित्त मात्र कारण द्वारा भेजना। किसी निमित्त मात्र मतलब किसी उद्देश्य, निमित्त मतलब होता है उद्देश्य, तो किसी उद्देश्य द्वारा, उद्देश्य के कारण भेजना या संप्रेषण करना। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, सिग्नल्स के लिए जैसे बोलते हैं सिग्नल्स संप्रेषण करना, ठीक है। तो ट्रांसमिट, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, सिग्नल के जो वर्ड आता है सिग्नल भेजना, ठीक है। तो सिग्नल भेजने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना भेजने के लिए, उसके लिए हम ट्रांसमिट यूज़ करते हैं। तो ट्रांसमिट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है किसी निमित्त मात्र कारण के लिए भेजना। भाई हम सिग्नल किसी को भेज रहे हैं तो कारण के लिए भेजेंगे, फालतू फोकट में तो भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो निमित्त मात्र कारण द्वारा भेजना या संप्रेषण करना, इसको एक वर्ड में कहूँ तो संप्रेषण करना। मैं आपको हिंदी भी बराबर बताता रहूँगा और हिंदी की भी क्लासेस यहाँ पे आपको अच्छे आने वाली हैं, आगे देखने को मिलेंगी, ठीक है। वीडियोस में बहुत अच्छे डालूंगा, हिंदी पे, इंग्लिश पे एंड संस्कृत पे। ये तीनों आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, यकीन मानिए, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी दूर के स्थान पर व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को ले जाना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, यातायात। अब यातायात में हमने बात किया ट्रेन से ट्रांसपोर्ट, ये कोई चीज़ जा रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आपका ट्रेन भी आ गया, आपका बस आ गया, तो बस से आप दूर भी जाते हैं, हो सकता है आपका 8 घंटे का भी सफ़र रहता है, 10-12 घंटे का भी सफ़र रहता है। तो उसमें क्या होगा कि किसी दूर के स्थान पर आप या तो व्यक्ति जा रहे हैं या फिर वस्तुओं को ले जाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो हम कैरी ना यूज़ करके, बियर नहीं यूज़ करके, कॉन्वे भी नहीं, ट्रांसमिट भी नहीं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सबसे सटीक बैठेगा, तो हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। तो आई होप ये जो आपको सारे सिनोनिम्स थे 5 स्लाइड में, जो 5 तरह के सिनोनिम्स थे, इनकी बारीकियों को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश हिंदी को एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर ग्रामेटिकल वे में। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और वीडियोस जल्दी से जल्दी आती रहें।